हेलो दोस्त, हम बताए थे कि जो पढ़ाए थे हम प्रकाश का परावर्तन जो समाप्त कर चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक डाले थे। उसमें बताए थे क्या उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। मात्र 30 मिनट के अंदर इसका हम रिवीजन कर लेंगे। जो पढ़ाए थे हम प्रकाश का परावर्तन उसमें हम डिटेल से पढ़ाए थे, यहाँ से रिवीजन करना है, ठीक है ना। हम बता देना चाहते हैं कि क्लास 10 से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला गया है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो डाला गया। अगर आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरे फोटो पर क्लिक कीजिए। फोटो पर क्लिक करने के बाद आएगा प्ले लिस्ट के ऑप्शन, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सब वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिवीजन करते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन करते बताए थे। प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना। किसका टकरा कर लौटना? तो प्रकाश का टकरा कर लौटना। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का टकरा कर लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये क्या है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, इस यहाँ प्रकाश आई, टकरा कर लौट गई, तो ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन बता दिए थे। तो किसी अपारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु है, किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बताए थे हम बताए थे कि पहले जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसके दृष्टि से हम वस्तु को दो भाग में बांटे थे। एक बताए थे प्रदीप्त वस्तु, एक बताए थे प्रदीप्त, और दूसरा बताए थे अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु में क्या बताए थे? प्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वो मतलब नहीं, प्रदीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु में बताए थे सूर्य बता दिए थे, तारा बता दिए थे, तारा यानी स्टार बताए थे, बल्ब बताए थे, दीपक बताए थे, मोमबत्ती बताए थे, लालटेन बताए थे, लैंप बताए थे। ये सब क्या है? इससे प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। और प्रदीप्त वस्तु में क्या बताए थे? ये कलम हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, दीवार हो गया, मिट्टी हो गया है। और चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, इस पर सूर्य का प्रकाश आती है और टकराने के बाद परावर्तन होता है, पृथ्वी पर पहुंचता है तो हम चंद्रमा को चमकते हुए दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश टकरा कर पृथ्वी पर पहुंचाया था, इसलिए चंद्रमा भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। ग्रह भी क्या है? जैसे पृथ्वी ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सब ग्रह है। तो ग्रह भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। अगर पृथ्वी का अपना प्रकाश होता तो यहाँ पर हमेशा दिन ही रहता, सूर्य का प्रकाश का सकता नहीं होता। प्रदीप्त अप्रदीप्त बता दिए थे। फिर बताए थे प्रकाश के आर पार होने के दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार का होता है। यानी प्रकाश आर पार हो रहा है कि नहीं, किसी वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो रहा है कि नहीं, उसके दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार का होता है। बताए थे पहला क्या? पारदर्शी। फिर दूसरा बताए थे पारभासी। फिर बताए थे अपारदर्शी। ये बताए थे पारदर्शी यानी पारदर्शी यानी पार होने वाला, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे बताए थे पारदर्शी वस्तु। फिर पारभासी में क्या बताए थे? पहले वो पारदर्शी देख रहे तो ओ मतलब नहीं, पार मतलब आर पार होना, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं? वो पारदर्शी वस्तु। और पारभासी यानी ये दोनों के बीच में, इसमें प्रकाश पूरा पार हो रहा था, इसमें बिल्कुल पार नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें पूरा पार नहीं होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा और थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर ही रुक जाएगा, तो उसको बोलेंगे पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी। यानी वैसा पटा जैसे प्रकाश का थोड़ा मात्रा पार हो, आर पार हो सके, उसे क्या कहते हैं? पारभासी। पारदर्शी वस्तु में क्या बताए थे हम? पारदर्शी वस्तु में बताए थे जैसे कांच, जैसे कांच हुआ, कांच यानी जैसे बोल सकते चश्मा में जो कांच होता है, चश्मा में भी जो कांच होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है, तभी तो हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। फिर बताए थे क्या? सफ़ा पानी। सफ़ा पानी है, तो सफ़ा पानी में अगर कोई मछली है तो मछली को हम देख लेते हैं कि मछली कहाँ पर है, ठीक है ना। तो सफ़ा पानी भी है, क्या है? पारदर्शी है। फिर बताए थे हवा भी क्या है? पारदर्शी, इसलिए तो हम हवा हमारे वातावरण में उपस्थित है फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक वस्तु को एक दूसरे नहीं, हवा में कोई वस्तु कहाँ है वो भी देख लेते हैं। अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, जैसे बताए थे पत्थर, ईंट, किताब, कलम, कॉपी, दीवार, ये सब क्या अपारदर्शी, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अपारभासी में क्या बताए थे? जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार हो, जैसे बताए थे क्या? यहाँ बताए थे कांच, यहाँ कलम घिसा हुआ कांच, यानी कांच को हम क्या किए? घिस दिए थे, घिसा हुआ कांच। फिर यहाँ बोले सफ़ा पानी, यहाँ बोलेंगे थोड़ा गंदा पानी। फिर तेल लगा हुआ कागज़, इससे भी देखने पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो ये भी क्या हुआ? पारभासी। फिर बोलेंगे कुहासा भी क्या हुआ? पारभासी। कुहासा में भी हमको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, इसलिए ये भी क्या है? पारभासी। फिर बताए थे हम किरण पुंज। क्या बताए थे? किरण पुंज में हम क्या बताए थे?
किरण पुंज में बोले थे किरणों के समूह को, पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के बताए थे, एक बताए थे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा बताए थे अपसारी किरण पुंज, और तीसरा बताए थे समांतर किरण पुंज। ये बताए थे अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज, उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। और अपसारी किरण पुंज में क्या बताए थे, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलते हुए चला जाता है, फैलते हुए चला जाता है, एक बिंदु से निकला फैल गया, जैसे टॉर्च से हम लाइट जलाते हैं तो एक बिंदु से निकलता है फैल जाता है, तो वो क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में क्या बताए थे कि जहाँ किरण समांतर चलती है, न तो मिलती है एक बिंदु पर, नहीं तो एक बिंदु पर मिलती है, नहीं तो एक बिंदु से निकलकर फैलती है, बस बल्कि वो समांतर चलती है, उसको क्या बोलता है, समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण, वो क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है। अच्छा पूछेगा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अब अवतल दर्पण क्या करेगा, इसको समांतर जो भी किरण आएगा उसको कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। सभी देखो, सभी किरण जितना भी किरण आ रहे थे समांतर, सभी क्या हुआ, एक बिंदु पर मिल रहा है। और अभिसारी में भी क्या हो रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, और यहाँ भी समांतर किरण जितना आ रही थी सभी क्या हो रहा है, फोकस पर मिल रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण हम जानते हैं किरणों को फैलाती है। कैसे फैलाती है, जैसे ये मुख्य अक्ष है मान लिए, तो यहाँ समांतर किरण आएगी ऊपर चला जाएगी, समांतर आएगी ऊपर चला जाएगी, इधर भी समांतर आएगी नीचे भागेगी, समांतर आएगी नीचे भागेगी। तो ये क्या कर रहा है, समांतर आ रही थी, समांतर आती हुई किरण को क्या कर रहा है, फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो जो फैलाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। यहाँ भी फैल रहा है और यहाँ भी फैल रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको ज़्यादा समझाना नहीं, क्योंकि हम समझाने के लिए पार्ट 1 से पार्ट 9 तक उसमें पूरा अच्छा तरह से समझाया है, इसमें सिर्फ हमको रिवीजन करना है, ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो बताए थे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर लौटने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और उस बिंदु पर अगर लंब डाल दें यानी 90 डिग्री खींच दें तो उसको क्या कहते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी आने वाले किरण आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर अगर 90 डिग्री खींच दें यानी लंब डाल दें तो उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। फिर बताया था आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से इंडिकेट करते हैं, परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। तो पहला नियम में बताए थे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम में बताए थे क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखो तीनों एक ही जगह है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये हुआ प्रथम नियम। दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण जितना बड़ा होगा उतना बड़ा परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम बताए थे कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण है 30 डिग्री तो आपतन परावर्तन कोण भी होगा 30 डिग्री। अगर आपतन कोण है 90 डिग्री परावर्तन कोण भी होगा 90 डिग्री। अगर आपतन कोण है 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी होगा 45 डिग्री। ये बताए थे। तो हो गया प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हम बताए थे कि अगर प्रकाश 90 डिग्री पर आपतित हो, कितना डिग्री पर आपतित हो, 90 डिग्री पर आपतित हो, तो वह पुनः क्या होगा, उसी पथ पर लौट जाएगा, क्योंकि जितना डिग्री से आएगी 90 डिग्री पर आई तो 90 डिग्री पर लौट जाएगी, क्योंकि हम बताए जितना डिग्री पर आती है उतना डिग्री पर लौट जाती है। तो 90 डिग्री पर आई 90 डिग्री पर लौट जाएगी। जैसे हम गेंद बजाते हैं सीधा तो गेंद भी सीधा चला जाता है, सीधा उछल के जाता है, उसी प्रकार। तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण कितना होगा ये बताना है। तो जब किरण 90 डिग्री पर आएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। तो यहाँ पर आपतन कोण होगा 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में थोड़ा गैप था, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं होता है, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताए थे हम दर्पण। बताए थे दर्पण जो वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दर्पण होता है 3 प्रकार का। पहला क्या बताए थे, समतल होता है, समतल दर्पण होता है। उसके बाद होता है अवतल होता है, उसके बाद होता है उत्तल होता है। ये 3 प्रकार का दर्पण होता है। लेकिन बताए थे अवतल और उत्तल जो होता है उसको बोलते हैं क्या, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो हम बताए थे जब दर्पण पूछे कितना प्रकार का होता है तो दर्पण 3 प्रकार का होता है, एक समतल, एक अवतल, एक उत्तल। लेकिन जब पूछेगा गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक अवतल और एक उत्तल। क्योंकि
गोलीय दर्पण को ही काटने से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनता है, इसलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में बताए थे क्या कि वैसा दर्पण जो समतल हो, यानी उसका सतह न तो धंसा हुआ हो न तो उसका सतह उठा हुआ हो, बल्कि वो क्या हो, समतल हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण में हम क्या बताए थे, समतल दर्पण में बताए थे कि अगर वस्तु यहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो वस्तु की प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है ना। हम बताए थे क्या कि जितना समतल दर्पण की विशेषता हम जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर बताए थे कि वस्तु जो है वो वस्तु देखो क्या है, मुकच के ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, मुकच के ऊपर, यानी सीधा बन रहा है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। और सीधा बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखो सीधा है, यह भी मुकच के ऊपर, यह भी मुकच के ऊपर, सीधा बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु है। अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर हम बताए थे क्या कि इसमें जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, उल्टा बोलेंगे तो मुँह कच के नीचे आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब वो क्या हुआ, ऐसे आप एप्पल लिख दो को कागज़ में और उसको दर्पण में देखोगे तो क्या होगा, इस तरह पलट जाएगा। ऐसे इससे है तो इस तरह ये पलट जाएगा, यानी ई आ जाएगा इस तरह, एल हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा, इस तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। फिर बताए थे अगर समतल दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अपना पूरा बॉडी को देखना चाहते हैं, तो आपको कितना बड़ा यानी कितना लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा। तो अगर आप 5 फीट के हैं और अपना पूरा बॉडी को समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2.5 फीट यानी आपके लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा, यानी 2.5 फीट की लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको अपना शरीर पूरा समतल दर्पण में देखने के लिए कितना लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसके लंबाई की आधी यानी 3 फीट की, कम से कम 3 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बताए थे कि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। फिर बताए थे समतल दर्पण क्योंकि ये गोल नहीं होता है, तो बताए थे जो दर्पण गोल होता है उसी में क्या होता है, केंद्र होता है, और जब केंद्र होगा तो उसके मध्य बिंदु में क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। लेकिन ये तो गोल नहीं है क्योंकि समतल है तो ये गोल नहीं हो सकता है। तो गोल नहीं हो सकता है जिसका फोकस पहले वक्रता केंद्र कहाँ होगा, तो समतल दर्पण के वक्रता केंद्र जो होता है वो होता है कहाँ, अनंत में। कहाँ होता है, अनंत में। इसलिए फोकस बिंदु भी कहाँ होगा, तो फोकस बिंदु भी होगा कहाँ पर, अनंत में। कहाँ होगा, अनंत में। अब बोलेंगे वक्रता त्रिज्या की लंबाई कितना होगा, तो वक्रता केंद्र अनंत बोल रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या की लंबाई भी क्या होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत में। कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में। बोलेगा समतल दर्पण में फोकस दूरी की लंबाई कितना होगा, तो फोकस दूरी अनंत पर है, इसलिए फोकस दूरी की लंबाई क्या होगा, अनंत होगा। समतल दर्पण की इतना विशेषता बता दिए थे। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, और समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में अपना पूरा चेहरा देखने के लिए जितना बड़ा आप है उससे आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ता है। समतल दर्पण में वक्रता केंद्र अनंत में होता है, फोकस बिंदु अनंत में होता है, वक्रता त्रिज्या की लंबाई अनंत होगी, फोकस दूरी अनंत होगी। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ा रहे थे गोलीय दर्पण, बताए थे कि दर्पण बोलेगा तो 3 प्रकार, लेकिन गोलीय दर्पण बोलेगा तो 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक गोला बनाते हैं, ठीक है ना, इसको बीचे खोखला गोला है। कैसा गोला है, तो खोखला गोला है, ठीक है ना, खोखला गोला है। इसको बीचों बीच काट दिए हैं तो एक पार्ट इधर निकलेगा, एक पार्ट इधर निकलेगा, ठीक है ना। अगर इसका हम यहाँ पर पेंट कर देते हैं और इसको हम इधर पेंट कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं इधर तो पेंट कर दिए तो इधर अपना चेहरा नहीं देख सकते, तो चेहरा अपना किधर देखेंगे, ये साइड देखेंगे। कौन साइड देखेंगे, ये साइड। तो जो साइड चेहरा देखेंगे उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो यहाँ परावर्तक सतह देख रहे हैं क्या है, उठा हुआ है। क्या है, उठा हुआ। तो उससे उठा और उससे उत्तल दर्पण, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसके बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ तो इस साइड पेंट कर दिए तो इधर तो अपना चेहरा नहीं देखेंगे,
लेकिन चेहरा हम क्या देखेंगे, इधर देखेंगे। तो चेहरा जिधर देख रहा है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इसका क्या है, धंसा हुआ है। क्या है, धंसा हुआ है, यानी अंदर की ओर है। किधर है, तो परावर्तक सतह अंदर की ओर है। तो ओ से अंदर, ओ से अवतल दर्पण, ओ से अंदर, ओ से अवतल दर्पण, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो या धंसा हुआ हो, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। फिर बताया था अवतल दर्पण जो ऑलराउंडर दर्पण है, यानी अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, यानी सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। इसलिए अवतल दर्पण को बोले थे ऑलराउंडर दर्पण है। लेकिन उत्तल दर्पण में बताए थे क्या, उत्तल दर्पण में जो है सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब देख लेते हैं इसका वो कर्ता केंद्र। तो बताया था कि जैसे ये क्या है, मेरा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में बताया था कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। और दर्पण को गोल करेंगे तो एक गोला का निर्माण करेगा, जिसका जहाँ केंद्र होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर बताए थे क्या कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, जिसको एफ से इंडिकेट किया जाता है। उसी प्रकार बताए थे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बताए थे क्या, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको गोल करेंगे तो पीछे की ओर गोल होगा। किधर गोल होगा, पीछे की ओर गोल होगा। तो केंद्र इसका कहाँ होगा, पीछे की ओर होगा। तो जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। फिर बताते ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु जो होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। फिर बताए थे क्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। फिर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कुछ शर्त बताए थे। पहला शर्त क्या बताए थे कि जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, ये बताए थे। ठीक है ना, जितना डिग्री पर से दर्पण पर टकराएगी उतना डिग्री से लौट जाएगी। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है कि ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा। तो दूसरा शर्त है प्रतिबिंब बनाने के लिए कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, मुख्य से समांतर किरण आएगी, फोकस से जाएगी। यानी ये फिक्स है कि समांतर जब भी आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। अवतल दर्पण में जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण आभासी दर्पण होता है, इसलिए उत्तल दर्पण में केंद्र किधर होगा, पीछे की ओर। तो फोकस कहाँ होगा, यहाँ बीच में, यहाँ हो गया ध्रुव। तो उत्तल दर्पण में टकराएगी, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसको कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। लेकिन ये अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है ना। तो समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से नहीं जा रहा है, लेकिन फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो दूसरा नियम है कि जब भी किरण मुख्य के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। इसका उल्टा क्या सही होना चाहिए, जैसे देखो ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। तो समांतर आया तो कहाँ से गया, चलो इसको लिख देते पहले ध्रुव, यहाँ लिख देते हैं वक्रता केंद्र, तो यहाँ हो जाएगा इसका मध्य बिंदु में फोकस। पहला नियम क्या था, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि फोकस से जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस तरह भी हो सकता है ना, समांतर आया, फोकस से गया, समांतर आया, फोकस से गया। तो जब फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो ये भी याद रखना। फिर बताए थे क्या, प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम बताए थे क्या, ये हो गया ध्रुव हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र, यहाँ पर हो जाएगा फोकस बिंदु। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम क्या बताए थे, अगर किरण जो है वो करता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी, तो वो 90 डिग्री से टकराती है। कितना डिग्री से टकराती है, 90 डिग्री से टकराती है। तो 90 डिग्री से टकराती है, तो इसलिए क्या होगी, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। यानी जब भी किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। तो ये 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या, जितना डिग्री से आएगी उतना डिग्री पर लौट जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, अगर फोकस से गई तो समांतर हो जाएगी। फिर बताए थे अगर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। फिर अब बताए थे अवतल दर्पण में 7 तरह के प्रतिबिंब बताए थे। चलो उसको जल्दी देख लेते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब बना। तो बता दिए थे हम क्या, अवतल दर्पण जो राउंडर दर्पण है, अर्थात अवतल दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। चलो बनाते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण क्या बना रहा है, अवतल दर्पण। ठीक है ना, ये हुआ मेरा क्या, अवतल दर्पण। क्या हुआ, अवतल दर्पण। और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ध्रुव होगा। और इसको गोल करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो मान लेते हैं केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर इसका केंद्र है। तो केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से से इंडिकेट करते हैं। फिर बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर बताए थे क्या कि वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, जिसे एफ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं एफ से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। अब हम बताए थे कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत में हो। चलो यहाँ मान लेते हैं अनंत।
जब वस्तु कहाँ पर हो, एक नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत में हो, कहाँ पर हो, अनंत में, तो कितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु रहेगा कहना मुश्किल है। जब वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्या बताए थे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, यानी एक नंबर कहाँ बनेगा, फोकस पर। फिर बताए थे क्या, जब वस्तु जो अनंत वक्रता केंद्र, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहाँ पर, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो 2 नंबर वस्तु हम यहाँ लेकर आए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर बनेगा। फिर बताए थे क्या, जब वस्तु को लाएंगे कहाँ पर, वस्तु को लाएंगे वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर लाएंगे, वक्रता केंद्र पर लाएंगे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी 3 नंबर, तो 3 नंबर। फिर बताए थे कि जब वस्तु को लाएंगे वक्रता केंद्र और फोकस, यहाँ पर फोकस हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो चलो लाते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी 4 नंबर। जब यहाँ पर लाएंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी बन सकता है, इतना दूर में कहीं भी। चलो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, ये हुआ 4 नंबर। फिर बताए थे क्या, जब वस्तु को लाएंगे फोकस पर, कहाँ लाएंगे, फोकस पर, कहाँ लाएंगे, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर, यानी कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, इसलिए डॉट डॉट दे दिए, ठीक है ना। फिर बताए थे जब वस्तु को लाएंगे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच छठा स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब बनता है तो बताए थे कैसा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा। और सीधा को बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी। और उल्टा को बोलते हैं वास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक, ये बता दिए थे। फिर जब वस्तु को लाएंगे क्या, यहाँ पर ध्रुव पर, कहाँ पर लाएंगे, ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुव पर, प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ 7वां नंबर, क्या हुआ, 7वां नंबर, ठीक है। तो पहले नंबर जब वस्तु कहाँ अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, कहाँ बनता है, फोकस पर। कितना बड़ा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है, क्या होता है, बहुत छोटा बनता है, ठीक है ना। उसके बाद कैसा बनता है, तो ये ऊपर है, ये कैसा किधर है, नीचे है, तो उल्टा बनता है। और उल्टा को क्या बोलते हैं, वास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक, तो वास्तविक बनता है। दूसरा नंबर, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, सॉरी, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र प्रतिबिंब के बीच, वक्रता केंद्र प्रतिबिंब के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2 नंबर, देखो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। अब वस्तु को लाए 3 नंबर, यानी वक्रता केंद्र पर, कहाँ लाए, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, तो बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, यानी उल्टा बनेगा। और उल्टा को क्या बोलते हैं, वास्तविक, यानी वास्तविक बनेगा। चौथा नंबर, वस्तु को लाए कहाँ पर, तो यहाँ पर फोकस हुआ, यहाँ पर वक्रता केंद्र हुआ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाए हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, 4 नंबर यहाँ पर है, प्रतिबिंब चला गया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अच्छा, बड़ा बना के छोटा बनाता है, देखो यहाँ वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। अच्छा, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, तो क्या है, उल्टा है, उल्टा बोले तो वास्तविक, यानी वास्तविक बनता है, क्या बनता है, वास्तविक। जब वस्तु को लाए थे फोकस पर, कहाँ लाए थे, फोकस पर, 5 नंबर, कहाँ लाए थे, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर, यानी कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, तो क्या क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। छठा नंबर पर वस्तु को लाए हैं कहाँ पर, ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, छठा नंबर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अच्छा बताओ, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर, यानी सीधा बनेगा, सीधा को बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। फिर छठा स्थिति, 7वां स्थिति बताते हैं, 7वां स्थिति कि जब वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, ध्रुव पर, वस्तु को रखेंगे ध्रुव पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुव पर बनेगा, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बोले तो आभासी बनेगा। अब देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक ला रहे थे, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक ला रहे थे, वैसे वैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी वैसे वैसे जो है प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा था, प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा था। तो पूछेगा कि जैसे जैसे वस्तु को हम अवतल दर्पण के नज़दीक लाते हैं, तो वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है, तो वैसे वैसे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से दूर भागती है। फिर देखो यहाँ पर 2 बार प्रतिबिंब क्या बना था, छोटा बना था, क्या बना था, छोटा बना था। एक बार क्या बना था, बराबर बना था, क्या बना था, बराबर बने था। उसके बाद फिर लास्ट में 2 बार क्या हुआ, बड़ा बना था, क्या बना था, बड़ा बना था। इधर सब क्या है, उल्टा प्रतिबिंब, क्या है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। हम बताए थे दर्पण के सामने जो बनेगा और मुख के नीचे जो बनेगा उसको बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टा को ही बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। फिर इधर जो है एक छठा स्थिति जो था उसमें क्या बन रहा है, वस्तु, छठा नंबर कहाँ पर है, ध्रुव और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है। और ये वस्तु कहाँ पर है, मुकस के ऊपर, तो ये भी क्या है, मुकस के ऊपर, यानी सीधा बन रहा है। और सीधा बोले तो आभासी बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और
बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है तो बड़ा बनता है, क्या बनता है, बड़ा बनता है। 7वां नंबर बताए थे जब ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। ये रहा अवतल दर्पण। अब देख रहे थे उत्तल दर्पण में, तो बताया था उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में ये ध्रुव हुआ है, ठीक है ना, इधर गोल होगा इसके पीछे तरफ, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लेते हैं, यहाँ क्या होगा, फोकस होगा। तो हम बताए थे कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और पीछे बनता है तो बताए थे उसको बोलते हैं सीधा बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो हम बता रहे थे क्या कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा यानी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अच्छा, पीछे कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब जो है वो हमेशा छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब जो हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। तो ये रहा उत्तल दर्पण। और फिर बताया था अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो बताए थे वो बताए थे क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला बताए थे क्या, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, यानी हजामत के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर बताए थे डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, गला आदि की जाँच में, डॉक्टर द्वारा कान, नाक, दांत, गला आदि के जाँच में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर बताया था गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये बताए थे। फिर बताए थे क्या कि बड़ा बड़ा भट्टी जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बताए थे 5वां नंबर हम कि जो सौर प्लेट होता है, सौर प्लेट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग बताए थे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम एक बताए थे मात्र। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या बताए थे कि वाहन में यानी गाड़ियों में पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये बताए थे। फिर पढ़ाए थे हम चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ाए थे, चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। चिन्ह परिपाटी में क्या बताए थे कि दर्पण के सामने सभी दूरी माइनस में होता है। सभी दूरी कहाँ से, पहले बताए थे सभी दूरी जो है ध्रुव से मापा जाता है, और दर्पण के सामने सभी दूरी माइनस होता है, दर्पण के पीछे सभी दूरी प्लस होता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी यहाँ ध्रुव हो गया, सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है, दर्पण के सामने सभी दूरी माइनस होगा, दर्पण के पीछे सभी दूरी क्या होगा, प्लस होगा। फिर बताए थे क्या हम कि मुख अक्ष के ऊपर चाहे वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो या दर्पण के पीछे हो, मुख अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब कहीं पर भी हो, ठीक है ना। मुख अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो या दर्पण के पीछे हो, मुख अक्ष के ऊपर रहेगा तो होगा प्लस, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख अक्ष के ऊपर रहेगा तो होगा प्लस, और मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो होगा माइनस, मुख अक्ष के ऊपर नीचे रहेगा तो होगा माइनस। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर है तो होगा प्लस, चाहे कहीं भी हो, और प्रतिबिंब अगर मुख अक्ष के नीचे हो तो क्या होगा, माइनस। प्रतिबिंब मुख अक्ष के अगर नीचे हो तो क्या होगा, माइनस। तो फिर बताए थे क्या सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है, और दर्पण के सामने सभी दूरी क्या होता है, माइनस, और दर्पण के पीछे सभी दूरी क्या होता है, प्लस में। दर्पण के सामने सभी दूरी क्या होता है, माइनस में, दर्पण के सामने पीछे सभी दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। फिर बताए थे कि मुख अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में, मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में, ये पढ़ाए थे चिन्ह परिपाटी में। बताए थे कि क्या हम एक याद रखना, क्या जो किताब में लिखा हुआ, किताब में क्या लिखा हुआ कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। फिर पढ़ाए थे हम फोकस। क्या पढ़ाए थे, फोकस किसे कहते हैं, तो पढ़ाए थे कि ये दर्पण है, तो दर्पण ये क्या हुआ, मुख अक्ष, ये पी हुआ, ये हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो हम पढ़ाए थे क्या फोकस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, दर्पण के परावर्तन होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस। यानी मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटेगा उसे क्या कहेंगे, फोकस। या उत्तल दर्पण में बोलेंगे क्या,
ये मुख अक्ष हो गया, तो मुख अक्ष से समांतर, मुख अक्ष से समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद सर्वप्रथम मुख अक्ष के जिस बिंदु को काटता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। फिर पढ़ाए थे प्रतिबिंब। क्या पढ़ाए थे? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बताए थे किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ये बताए थे। या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे भी उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो पढ़ाए थे क्या कि किसी वस्तु से आपतित किरण, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आपतन दर्पण में मिलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ये बताए थे। फिर बताए थे क्या? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे? तो किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, आभासी प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनती है। फिर बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनता है। फिर बताया था वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो मुख अक्ष के नीचे बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो मुख अक्ष के ऊपर बनता है, फिर बताए थे जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। फिर मुख्य अंतर जो बताए थे वो बताया था क्या? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बताए थे। फिर पढ़ाए थे हम क्या? F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है, ये सिद्ध कराए थे। फिर हम बताए थे आप लोगों को आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' लिखते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर हम सिद्ध करे थे m बराबर -v/u, यानी आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, ये हम सिद्ध किए थे। फिर बताए थे दर्पण सूत्र बताए थे, दर्पण सूत्र क्या बताए थे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हम सिद्ध कराए थे। जहाँ पर f क्या है? f है फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, u क्या है? वस्तु दूरी, u क्या है? वस्तु दूरी, m क्या है? आवर्धन क्षमता, m क्या है? आवर्धन क्षमता, r क्या है? वक्रता त्रिज्या, r क्या है? वक्रता त्रिज्या, f क्या है? फोकस दूरी। फिर बताए थे अगर m बराबर +1 हो, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, 1 का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। फिर बताए थे m बराबर +2 हो, प्लस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, 2 का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगना बड़ा बन रहा है। फिर बताए थे m बराबर का +5 हो, प्लस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, 5 का मतलब हुआ क्या? प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बन रहा है। अगर m बराबर -5 हो, माइनस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, 5 का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है। फिर बताया कि अगर v बराबर -20 सेंटीमीटर हो, माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, कितना दूरी पर बन रहा है? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर v बराबर -10 सेंटीमीटर हो तो माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, कितना दूरी पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर v बराबर +20 सेंटीमीटर हो, प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, कितना दूरी पर बन रहा है? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ये हम पढ़ाए थे। फिर हम पढ़ाए थे क्या? फिर पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। इस प्रकार जितना हम पढ़ाए थे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक उसका फटाक से हम रिवीजन करा दिए हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना। जब तक आप पार्ट 1 से पार्ट 9 तक देख लेंगे तो इसको काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं आप रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बता दें चैनल के बारे में, ठीक है ना, और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।